नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं CNBC आवाज। मैं हूं मनीषा गुप्ता और शुरुआत यहां पर सोने चांदी से कर लेते हैं और हमारे साथ उस पर बात करने के लिए कार्तिकेय बुलियन के डायरेक्टर दीपक सोनी है। दीपक जी नमस्कार, शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। जिस तरह से उठापटक यहां पर बनती हुई नजर आई है प्राइसेस में, आपकी क्या सेंस है, कहां जा रहे हैं भाव? और क्योंकि अब फेस्टिवल सीजन अगले हफ्ते से शुरुआत हो जाएगी, किस तरह की बाइंग फिलहाल हम यहाँ पर मार्केट्स में आता हुआ देख रहे हैं? नमस्कार मनीषा जी। देखिए, अभी मार्केट जो है वो कंप्लीटली न्यूज ड्रिवन है। यूएस के डेटास और ट्रम्प के स्टेटमेंट, ये जो दोनों चीजें हैं, ये मार्केट को ड्राइव कर रही है। कल हॉर्मुज को लेके कुछ न्यूज़ेस आई जिसके कारण मार्केट में आज हमें गिरावट देखने के लिए मिल रही है। इसके पहले वॉर रिजाइम में, वॉर सिचुएशंस में कुछ सुधार था जिसके कारण गोल्ड में वापस रौनक लौटती हुई हमें दिखाई दी। तो इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हम अभी कंसोलिडेशन फेज में हैं और मुझे लगता है कि हमें यूएस के डेटा और जो वॉर कंडीशंस है उसके ऊपर नजर रख के अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करना चाहिए। अब अपने आते हैं डिमांड्स के ऊपर। तो मनीषा जी, सच में ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि अगस्त में जो IIJS GJEPC द्वारा आयोजित किया गया था, ये बहुत शानदार रहा। इसमें काफी अच्छा क्राउड हमें देखने के लिए मिला। ग्राहक जो है वो बड़ी तादाद में एग्जीबिशन में मौजूद थे। हालांकि मैं वहां पे, स्टॉल्स हमारे नहीं है, बट जो हमारे फेलो मेंबर्स हैं उनके द्वारा जो रिपोर्ट मिली है उसमें ये साफ जाहिर है कि ग्राहकी और डिमांड का हम एक्सपेक्टेशन अच्छे लेवल पे कर सकते हैं। ऑर्डर बुक काफी बड़ी हुई है ड्यूरिंग एग्जीबिशन। अब उसके एग्जीक्यूशंस कैसे होते हैं, उनके पेमेंट्स कैसे आते हैं, वो एक देखने वाला विषय है। लेकिन सब कुछ पॉजिटिव नोट पर ही है। हम ये उम्मीद करते हैं कि फेस्टिव सीजन के पहले हमें B2B में बहुत अच्छी ग्राहकी देखने के लिए मिल रही है। पॉइंट टेकन। ऑफ कोर्स GJPC की जैसे आपने बात करी, उनसे हमारी बात भी हुई। उनका कहना है कि 1700 करोड़ के आसपास का बिजनेस यहाँ पर इस बार देखने को मिला है IIJS में। और जैसे आपने कहा, सैम्पलिंग होती है, आगे जाकर किस तरह से ऑर्डर्स बढ़ते हैं, कैसे उनका एग्जीक्यूशन होता है, वो ऑफ कोर्स यहाँ पर देखना होगा। लेकिन ओवरऑल फेस्टिवल सीजन आपको लगता है अच्छा जाएगा दीपक जी? क्योंकि पिछले 4-6 महीने में इतनी अच्छी स्ट्रॉन्ग बाइंग नहीं हुई है और अब फेस्टिवल सीजन की शुरुआत है, तो क्या वॉल्यूम्स, क्वांटम, कितना परसेंटेज इंक्रीज हम यहाँ पर बढ़ता हुआ देखेंगे? मनीषा जी देखिए, हम एक्सपेक्टेशंस के ऊपर चलते हैं। पिछले 6 महीने में, हालांकि अक्षय तृतीया भी बहुत अच्छा नहीं गया था, पिछले 6 महीने में हमें अच्छी ग्राहकी देखने के लिए नहीं मिली। अब प्राइजेस जब अराउंड 190 से गिर के अब 140-150 के आसपास आ गए हैं। और देखिए, ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि सोना हमेशा जब बढ़ के थोड़ा नीचे आता है और एक कंसोलिडेशन फेज में रहता है, अब ये उम्मीद कर सकते हैं कि अब बाजार जो है, वो ग्राहकी का बाजार जो है वो वापस तेजी से उठेगा। पिछले 6 महीने में अच्छी बाइंग हुई नहीं है। हम ये मान सकते हैं कि ये एक इंतजार का फेज कस्टमर्स ने किया है प्राइजेस लेवल सही आने के लिए। और अब उम्मीद ये लगती है कि 130, 140, 150 के आसपास हमें अच्छी ग्राहकी देखने के लिए मिलेगी। हम अगर गोल्ड इंपोर्ट की बात करते हैं तो देखिए, गोल्ड इंपोर्ट के ऊपर ड्यूटीज के कारण कुछ रिस्ट्रिक्शंस जरूर आए हैं, कुछ रुकवाली जरूर आई है। लेकिन ओल्ड गोल्ड में हमें जो आने के परसेंटेज वाइज है, जो पहले 30% थे, अब ओल्ड गोल्ड मार्केट में अराउंड 50-60% आ रहा है। न्यू ज्वेलर्स जो बड़े ज्वेलर्स है और भी बाकी जो लोकल ज्वेलर्स है, वो गोल्ड एक्सचेंज के ऊपर अच्छी अच्छी स्कीम्स दे रहे हैं। तो इन सब चीजों को अगर मिला के देखते हैं और ग्राहकी का सेंटीमेंट देखते हैं, तो ये उम्मीद है कि ये सीजन हमारा काफी अच्छा जाना चाहिए। अगर हम क्वांटिटी वाइज बात करते हैं तो देखिए, पिछले साल भी, ये पिछले पिछले साल भी जो है दीपावली के आसपास एक नॉर्मल ग्राहकी रही थी। लेकिन इस बार ये 6 महीने के फेज के कारण हम उम्मीद करते हैं कि जो इंडिया का जो इंपोर्ट का टारगेट है, सब हम उसको टच जरूर करेंगे। पॉइंट टेकन। दीपक जी बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो क्लियरली पिछले 6 महीने काफ़ी बेहतरीन नहीं रहे, लेकिन सितंबर से दिसंबर का पीरियड अच्छा रहने की उम्मीद है इन सेंस ऑफ डिमांड। और पुराना सोना कन्वर्जन यहाँ पर अभी भी अच्छी खासी मात्रा में 50 से 60% उसका लेवल यहाँ पर भी है। गोल्ड सिल्वर प्राइसेस में स्ट्रैटेजीज क्या रहनी चाहिए अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ एमिरेट्स इन्वेस्टमेंट बैंक के डायरेक्टर धर्मेश भाटिया हैं। धर्मेश नमस्कार, कैसे देखेंगे सोने और चांदी दोनों के ही प्राइसेस नियर टर्म के लिए?
देखिए सोने की बात करें तो अगर देखिए सोना भी काफी सुस्ती से ट्रेड कर रहा है। 4200 से 4400 का जो दायरा है, मार्केट इसी दायरे में टिका हुआ है। जो भी नैरो डाउन करो लास्ट एक हफ्ते से, तो मार्केट 4300 से 4400, जैसे ही 4400 आता है फिर से वहां पे सेलिंग प्रेशर देखने मिल रही है। एक अच्छी बात यह है कि डॉलर इंडेक्स में अगर आप देखें तो प्राइस 100 के नीचे लुढ़क चुका है, तो उस कारणवश आपको सोने में थोड़ी सी सपोर्ट स्ट्रैटेजी देखने मिल सकती है। नवंबर तक एंटिसिपेशन है कि इंटरेस्ट रेट की जो कट होने की गुंजाइश है, तो वहां पे भी दो सपोर्ट उसमें जबरदस्ती मिल रहा है। बट रही बात जो जियोपॉलिटिकल टेंशन की, उस कारणवश आप देखिए तो सोने में आपको एक प्रेशर देखने मिल रहा है और प्राइस फिर से लुढ़क जाता है और 550 से $100 की एक आपको गिरावट देखने मिल रही है। बट बहरहाल लॉन्ग टर्म के लिए तो मुझे लगता है कि अगर अराउंड प्राइस की अगर बात करें तो अराउंड 1,52,000 1,52,000 से 1,50,000 का जो एक बैरियर है, मार्केट इसी रेंज में टिकता है, फिर से छलांग लगा के 1,55,000 तक के लेवल्स दिखाता है। तो मेरे हिसाब से अगर यहाँ से 1,000-1,500 की गिरावट आती है तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है बाइंग करने की, वहां से आप लॉन्ग टर्म निवेश करके चल सकते हैं। जो नेक्स्ट क्वार्टर काफी फेस्टिव सीजन है और एंटिसिपेशन है कि रेट कट के बाद मार्केट में एक अच्छी खासी तेजी सोने में देखने मिल सकती है। रही बात चांदी की, तो नो डाउट चांदी ने भी मार्केट में काफी वॉलेटिलिटी दिखाई है। 2,20,000 से लेकर 2,40,000 का जो रेंज है, मार्केट इसी दायरे में कंटिन्यूसली ट्रेड हो रहा है। अंतरराष्ट्रीय मार्केट में भी आप देखें तो $65 से $60 का जो दायरा है, मार्केट वहां पे टिका हुआ है। और जैसे ही मार्केट 60 के नीचे आता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने मिल रही है। बेस मेटल और गोल्ड दोनों तेजी में है, तो चांदी को सपोर्ट मिल सकता है और चांदी भी अच्छी रैली दिखा सकता है। मेरी सलाह रहेगी अराउंड 2,20,000 के इर्द गिर्द अगर आता है और उसके नीचे आता है तो फंडामेंटल अपॉर्चुनिटी बाइंग की मिलती है। फिर से एंटिसिपेट करिए कि लॉन्ग टर्म में ये 2,40,000 से 2,50,000 के स्तर आपको दिखा सकता है। क्रूड ऑयल प्राइस में क्या सेंस है धर्मेश? बिकॉज 2 हफ्ते से लगातार तेजी बनती हुई नजर आई है, ये तीसरा हफ्ता है और $92 अ बैरल के आसपास के कारोबार। काफी अच्छी छलांग लगाई है लास्ट 2 दिनों में। अगेन मैं मिडिल ईस्ट में रहता हूँ और कल यहाँ पे फिर से एक अलर्ट आ चुका है अटैक का, और उस कारणवश आपको मार्केट में एक पैनिक बाइंग देखने मिल रही है। बट अगेन ये जो बाइंग है ये पहले 2 महीने के लिए, आगे के महीने फिर से पीछे चले गए और स्प्रेड काफी बड़ा वाइडन हो चुका है। तो मेरे हिसाब से ये स्पेक्युलेटिव बाइंग है। जियोपॉलिटिकल टेंशन, सप्लाई कारण की वजह से $5 से $7 की वॉलेटिलिटी देखने मिल रही है प्राइस में। बट अगर आप ऑब्जर्व करें तो ये अराउंड $90-92 तक जाता है, फिर से मार्केट वहां से डिप होके अराउंड 80, 88, 85 तक आ जाता है। तो $5 की वॉलेटिलिटी इस पे टिकी हुई है। डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो अगर आप स्पॉट पे देखें तो 7,500 से 8,500 ये 10% का दायरा है। बट जैसे ही 8,300 8,200 आता है, वहां से फिर से सेलिंग प्रेशर देखने मिल रही है। तो मेरी सलाह रहेगी इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से मार्केट ने एक अप मूव दिया है, अपटिक दिया है। मेरे हिसाब से यहाँ पे बिकवाली हावी रह सकती है और मैं सलाह दूंगा आप नवंबर कॉन्ट्रैक्ट में आप बिकवाली करिए। 8,200 का स्तर है, 8,200 8,250 पे लेवल पे बिकवाली करे, 8,500 का स्टॉप लॉस मेंटेन करे। डाउनसाइड फिर से आप 7,700 से 7,600 के लेवल्स आपको देखने मिल सकते हैं और फिर से वहां से बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने मिल रही है। स्पेकुलेटर्स यहाँ पे हावी हो सकते हैं, बट जो फंडामेंटल बायर्स है मैं उन्हें रेकमेंड करूंगा वेट एंड वॉच करें। ये स्पेकुलेटिव बाई है। पॉइंट टेकन। धर्मेश बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो कच्चे तेल में अच्छी खासी तेजी है, लेकिन जैसे धर्मेश कह रहे हैं कि बिकवाली यहाँ पर फिर से लौट सकती है, निचले स्तरों पर फिर से बाइंग करें, यानी कि बहुत ज़्यादा गिरावट की उम्मीद भी नहीं है। एक कंसोलिडेशन फेज है, लेकिन करंट लेवल्स बाइंग के लिए यहाँ पर बेहतर नहीं है, बिकवाली करने के लिए देखी जा सकती है। बात अब यहाँ पर खाने के तेलों की करेंगे और हमारे साथ सनवेन ग्रुप के CEO संदीप बजोरिया हैं। संदीप जी नमस्कार, शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। कच्चे तेल में जिस तरह की वॉल्टिलिटी है, प्राइसेस में तेजी है, वेदर कंसर्न्स हैं, सब चीज़ों का फायदा एडिबल ऑयल प्राइसेस में आता हुआ नजर आया है। करंट लेवल्स पे पाम देख लें या सोयाबीन देख लें या सोया ऑयल देख लें, सभी मल्टी वीक मल्टी मंथ हाइस पे कारोबार कर रहे हैं। क्या फंडामेंटल्स आप यहां से वॉच कर रहे हैं और इंडिया की फेस्टिवल डिमांड के चलते यहां पर क्या एक्सपेक्टेशंस हैं मांग को लेकर? मनीषा जी, आपने एकदम राइट मोमेंट चूज किया है। क्रूड देखे, हम देखे थे $79 से अभी $84.5 हो गया है। और वेज ऑयल में मेनली देखिए, पाम ऑयल वर्ल्ड का लार्जेस्ट ट्रेडेड ऑयल है। आप समझ रहे हैं ना कि मतलब वर्ल्ड में सब में ज्यादा एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट पाम ऑयल का होता है, वो करीबन 400 लाख टन का होता है। सोयाबीन ऑयल का 90 लाख टन का होता है, रेपसीड का 80 लाख टन का होता है, सनफ्लावर का उससे कम और मिला के वो करीबन आप समझ के चलिए 40 लाख टन का होता है। तो पाम ऑयल सब में लार्जेस्ट ट्रेडेड ऑयल है वर्ल्ड में। और इस ऑयल में हमने देखा कि अभी ये B50 जो इंडोनेशिया ने इंट्रोड्यूस किया है, और उसके बाद में अल्नीनो जो डिफर्ड हुआ है, और अल्नीनो का मेजर इम्पैक्ट OND और जनवरी फरवरी में आने वाला है। ये दोनों बातों को लेके मलेशियन इंडेक्स जो है, वो बीच में जो 4500-4600 को रेंज में थी, वो अभी 4870 से 4900 में आ गई है, और वो 5000 के ऊपर जा सकती है। बिकॉज ये दोनों फैक्टर्स ऐसे कंबाइन हो गए हैं, एक तो ये B50 इंडोनेशिया का और एक अल्नीनो। इस कारण ने पाम मार्केट में एक पकड़ अच्छी आ गई है ओरिजिन्स में।
और डेस्टिनेशन में यह हाल है कि इंडिया ने माल ले रखा है पाम, कोई दिक्कत नहीं। इंडिया में अगस्त में अराइवल हमारे यहाँ समझ के चलिए आप 7.5 लाख टन की पाम की आने वाली है। जुलाई में हमारे यहाँ 7.5 लाख टन पाम आया था, उसके पहले जून में कम था 5.5 लाख। तो इंडिया ने कवरेज कर रखा है, लेकिन आगे का कवरेज इंडिया को जो करना है, सितंबर का फिर ओएनडी का कवरेज करना है, उसमें इंडिया को कोई चॉइस नहीं है। उसमें जो भाव में तेल मिलेगा उसमें लेना पड़ेगा। और इसीलिए अभी क्या हो रहा है, पाम महंगा हो गया है, पाम की कीमत हो गई है अभी सीएनएफ आप देखिए तो सितंबर शिपमेंट सीएनएफ इंडिया का लेवल हो गया $1270 और आगे अक्टूबर नवंबर दिसंबर का सीएनएफ का लेवल हो गया $1295 पाम में। और उसके आगे इसमें सोयाबीन ऑयल जो है वो अक्टूबर नवंबर दिसंबर का हमें मिल रहा है $1270-75 में। तो पाम से $25-30 सस्ता सोयाबीन ऑयल मिल रहा है, तो उसलिए लोग सोयाबीन ऑयल ले रहे हैं बहुत। तो अभी इंडिया ने देखिए अब लास्ट कल में और आज में मिला के इंडिया ने ऑलरेडी 60-65 हजार टन सोयाबीन ऑयल खरीद लिया है। और तो मतलब इंडिया क्या है, प्राइस सेंसिटिव मार्केट है और कुछ स्विचेबिलिटी है बिटवीन ऑयल्स के। तो वो कारण से जब पाम महंगा हो गया तो सोयाबीन का खरीदी बढ़ गई, जब सोया महंगा हो गया तो पाम की खरीदी बढ़ गई। तो दोनों के बीच में एक बेस क्वांटिटी है, जैसे पाम की एक बेस क्वांटिटी है कि भाई 4.5 लाख टन इंडिया में हर महीने चाहिए। उसके बियॉन्ड की क्वांटिटी है वो फ्लेक्सिबिलिटी पे डिपेंड करती है कि सोयाबीन की कीमत क्या है। यदि सोयाबीन की कीमत महंगी है तो वो 5 लाख बेस क्वांटिटी के ऊपर 6 लाख 7 लाख 8 लाख पाम आ सकता है, बहुत महंगी है तो। और उसी तरह से सोयाबीन जो है हमें हर महीने, अभी हमारी सोयाबीन की समझिए ऑन एन एवरेज इंडिया की सोयाबीन 60 लाख टन की डिमांड हो गई है इंडिया की, मतलब 5 लाख टन हर महीने की। तो सोयाबीन और पाम ये दो तेल बहुत स्ट्रांग है हमारे इंपोर्ट बास्केट में। तीसरा तेल है सनफ्लावर ऑयल। सनफ्लावर ऑयल का हमारा 2 से 2.5 लाख टन का इंपोर्ट होता है हर महीने। लेकिन रशिया यूक्रेन में जो वॉर इंटेंसिफाई हो गया और दोनों अटैक्स दोनों साइड से जो हो गए, तो ब्लैक सी के जो पोर्ट्स हैं जिसमें नोवोरिस्क है, तमान है, रोस्टोव है, ये तो रशिया के पोर्ट है। उस तरह से ओडेसा है, चेर्नोमोर्स्क है, और ये दूसरे यूक्रेन के पोर्ट है, रिवर पोर्ट है। तो वहां ड्रोन्स का ऐसा हाहाकार मचा हुआ है कि इंटरनेशनल मार्केट संदीप जी, ऑफ कोर्स जैसे आपने कहा वहां पर चिंताएं लगातार जारी हैं, लेकिन इंडियन मार्केट्स में भी एक और नैरेटिव है, वो ये फूड सेफ्टी को लेकर है, जहां पर काफी कुछ हमने जो स्पूरियस माल है वो पकड़ता हुआ देखा है। बाजार का मानना है कि शायद इन सब चीजों के चलते भी हम प्राइस में एक पुश आता हुआ देखेंगे। साथ ही साथ फेस्टिवल डिमांड यहाँ पर कितनी आ सकती है, क्योंकि इंडिया इन दोनों ही चीजों से फिलहाल जूझ रहा है। यस, अभी तो फेस्टिवल का समय है मनीषा जी। अभी हम देख रहे हैं अभी से लेके हमारी दीपावली तक फेस्टिवल ही फेस्टिवल है। और फेस्टिवल की डिमांड अभी थोड़ी स्लो है, पर हमें लग रहा है 1 हफ्ते के बाद पिकअप करेगी और वो फिर अक्टूबर एंड तक चलेगी, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन एक बात मैं आपको बोल सकता हूँ, हर महीने हम 15-15.5 लाख तेल इम्पोर्ट कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। फेस्टिवल के चाहिए उतना तेल हमारा ऑलरेडी लाइनअप खड़ा है और उतना सप्लाई चेन बना हुआ है। तो हमें सिर्फ सनफ्लावर ऑयल में थोड़ी सी इशू है। सनफ्लावर हमारे जो महीने का 2.5 लाख टन लगता है, उसके यहाँ सनफ्लावर हमारे यहाँ 1.25-2 आएगा, तो वो एक थोड़ा सा है। तो इसलिए सनफ्लावर की कीमतें भी ऊंची है, तो कोई बात नहीं है। जहां तक फूड सेफ्टी का सवाल जो आपने कहा, अब फूड सेफ्टी देखो, FSSAI बोलो, महाराष्ट्र FDA बोलो, ये एक ओवर एक्शन जोन में लगे हुए हैं। एक तरह से ये अच्छा है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन है। एक तरह से जो स्पूरियस वाले लोग हैं उनको थोड़ा चेक, उनको डर बनना जरूरी था, वो बन गया। लेकिन मैं कह रहा हूँ एडिबल ऑयल में जो मेन ब्रांड्स हैं और जो नेशनल वाइड बड़े बड़े ब्रांड्स है, रीजनल भी बड़े ब्रांड्स है, वो सब है ऑलरेडी, सब नॉर्म्स को अध्ययन करते हैं, अच्छी क्वालिटी का तेल देते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और आप उसमें निश्चिंत रहिए। तो उस तरीके से एडिबल ऑयल, ब्रांडेड ऑयल, हाँ। लेकिन जो छोटे अनऑर्गेनाइज प्लेयर है और जो जिनका ब्रांड जो एकदम लोकल ब्रांड है, उनके बारे में मैं 100% ये नहीं कह सकता हूँ कि वो बहुत सब सही है। उनमें कुछ डेफिनेटली ऑफ कोर्स ब्रांडेड जहां तक की बात है, ऑर्गेनाइज मार्केट है, वो काफी स्ट्रांग है। एक फाइनल सवाल प्राइसेस को लेकर, जैसे आपने कहा कि अवेलेबिलिटी है, 15-15.5 लाख टन इंपोर्ट जरूर हो रहा है, लेकिन हम ये मान के चलें कि आगे जाके प्राइसेस और बढ़ सकते हैं। मनीषा जी देखिए, ये क्रूड, जैसे अभी इसके पहले आपका क्रूड का संवाद चल रहा था, तो अभी ये क्रूड ये $84 है। अभी लेट्स से यदि हाइपोथेटिकली क्रूड यदि $90 हो जाता है, तो डेफिनेटली $10 क्रूड बढ़ेगा तो $50 वेज ऑयल में तेजी आती है। ये रफली एक फार्मूला है, क्योंकि वर्ल्ड का 27% वेज ऑयल जो प्रोड्यूस होता है वो बायोडीजल में जाता है, तो इसलिए उसका लिंकेज है। तो यदि क्रूड यदि 84 से नीचे चला गया तो फिर बढ़ने का खास जगह नहीं है, लेकिन थोड़ा बढ़त पॉसिबल है। मतलब आप देखिए, आज जो रेट चल रहा है उससे हम समझ के चलिए 5% तक बढ़त वेज ऑयल में प्राइसेस में पॉसिबल है। पॉइंट टेकन। संदीप जी, एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए और उन तमाम सवालों के जवाब भी हमारे दर्शकों के समक्ष यहाँ पर रखने के लिए। वाले इसी के साथ एक ब्रेक का भी समय है, लौटेंगे और लेकर आएंगे बॉन्ड स्ट्रीट।
CNBC Awaaz and India Bonds present Bond Street. नमस्कार, बॉन्ड स्ट्रीट में आपका स्वागत है और आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जिस तरह की चहल पहल है उसका सीधा असर हमने यहाँ पर इंडियन मार्केट्स में भी होता हुआ देखा है। ग्लोबल सरकारी बॉन्ड डील्स कई साल की ऊंचाई पर जाते हुए नजर आए हैं और वो इसलिए है क्योंकि आर्थिक अनसर्टनिटी यहाँ पर बनी हुई है। अगर ओवरऑल एशियन मार्केट्स की बात की जाए तो यहाँ पर भी बॉन्ड्स में यहाँ पर तेजी देखने को मिली है और ओवरऑल अगर देखा जाए तो जो 30 साल के यूएस के बॉन्ड्स हैं वहाँ पर हमने उसे 2007 के हाईज तक जाता हुआ देखा। 10 साल के जो जापानीज बॉन्ड्स हैं ये 1995 के हाईज तक जाते हुए नजर आए। जर्मनी में काफ़ी हद तक यही हाल देखने को मिला। जर्मन 30 ईयर बॉन्ड्स यहाँ पर 2011 तक के हाईज बनाते हुए नजर आए और फ्रांस में 30 ईयर बॉन्ड्स यहाँ पर 2008 के हाईज बनाते हुए नजर आए, यानी कि अच्छी खासी तेज़ी यहाँ पर बनती हुई नजर आई। ऑफकोर्स इन हाईज के बाद थोड़ी सी ईजिंग बाजार में ज़रूर आई है, थोड़ी सी गिरावट बनते हुए नजर आई है, लेकिन इन हाईज के आसपास अभी भी हमने यहाँ पर यील्ड्स में कारोबार होता हुआ देखा है। एक और चीज़ जो बाजार देखेगा वो है इंडियन रुपी, जहाँ पर आज गिरावट देखने को मिली है और वो दो फैक्टर्स की वजह से है। एक तो ये कि कच्चे तेल के प्राइसेस में लगातार ये तीसरा हफ्ता है जब हमने यहाँ पर तेजी आते हुए देखी है। एक महीने के हाईज पर क्रूड ऑयल प्राइसेस हैं, $92 अ बैरल का हाई हमने आज यहाँ पर मार्केट्स को बनाता हुआ देखा। दूसरा, यहाँ पर मॉनसून को लेकर अब चिंताएं बढ़ती हुई नजर आई हैं। जून काफ़ी हद तक डेफिशिएंट था, जुलाई ऑलमोस्ट ब्रेक इवन, अगस्त फिर से 13-14% की डेफिशिएंसी के साथ काम कर रहा है और सितंबर में माना जा रहा है कि 80% ऑफ लॉन्ग पीरियड एवरेज हम बनता हुआ देखेंगे, ऐसा स्काईमेट का अनुमान है, जिसने 70% ड्राउट की प्रोबेबिलिटी जताई है और कहा है कि ओवरऑल जो 2026 का मॉनसून है वो 85% रह सकता है, यानी कि एक सूखे जैसी योजना, सूखे जैसी प्रोबेबिलिटी यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली प्राइवेट बॉन्ड इशुएंसेस यहाँ पर आपको बता देते हैं और सबसे पहले होम फर्स्ट फाइनेंस है, जिसका बोर्ड यहाँ पर फ्राइडे को मिलेगा और 1.5 बिलियन का निवेश जुटाने की यहाँ पर कोशिश है। ये नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स के द्वारा करने की यहाँ पर बात है। एक्सचेंजेस में जो स्टेटमेंट उन्होंने फाइल करी है होम फर्स्ट फाइनेंस में, उसमें ये सारा का सारा ब्यौरा दिया गया है। साथ ही साथ इंडीग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट है, यहाँ पर 11 बिलियन ये जुटाना चाहते हैं और 2 साल की मैच्योरिटी वाले बॉन्ड्स के साथ आज बाजार में ये बिड्स कलेक्ट कर रहे हैं। काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनीज आज यहाँ पर मार्केट में हैं। L&T फाइनेंस भी है जो 9 बिलियन जुटाना चाहते हैं और 5 साल की मैच्योरिटी वाले बॉन्ड्स के साथ ये भी बाजार में आज हाजिर हैं। बजाज फाइनेंस 20 बिलियन जुटाना चाहते हैं और 5 साल की मैच्योरिटी वाले बॉन्ड्स के साथ ये मार्केट में है और इतना ही बड़ा अमाउंट टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस भी जुटाना चाहते हैं। 20 बिलियन के लिए ये भी आज बिड जुटा रहे हैं और क्लियरली काफ़ी बड़ी पाइपलाइन बुक है आज यहाँ पर, जहाँ तक प्राइवेट बॉन्ड इशुएंसेस की बात है। मार्केट्स ऑफ कोर्स देखेंगे किस तरह के अलॉटमेंट्स यहाँ पर कल होते हुए नजर आएंगे, लेकिन एज ऑफ नाउ काफ़ी स्ट्रॉन्ग बिड्स की योजना आज बनती हुई। CNBC Awaaz and India Bonds present